In today's class, we will discuss about open system, open system analysis. आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। देखो, ओपन सिस्टम का जो पार्ट है वो बेटा मतलब इतना इजी है। अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जहां आपको दिख रहा है कि सिस्टम में मास एंट्री कर रहा है और मास एग्जिट कर रहा है और आपको एनालिसिस करनी है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। बस आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, हीट फाइंड आउट करनी है, मास फ्लो रेट फाइंड आउट करना है। सारी चीजें सिर्फ एक ही इक्वेशन से फाइंड आउट करनी है। दैट्स इट। तो जहां आपको दिखा कि दिस इज फ्रॉम द ओपन सिस्टम और देर इज अ फ्लो विच इज हैपनिंग inside or out, into the or out of the system, then you can easily find out that it is a open system analysis or control volume analysis. उसके केस में आप सिर्फ एक इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए, सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले ओपन सिस्टम एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे है मास फ्लो। There are two quantities. One is mass flow and second one is mass flow rate. ठीक है, it is denoted by m and it is denoted by m dot. When we talk about mass flow, that means only in kg. So mass we can represent with density and volume. ठीक? On the other hand, if I am talking about mass flow rate, मतलब the unit here is kg. बस मास फ्लो रेट का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में क्या मास फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, क्यू। क्यू इज वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, यूनिट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नाउ क्यू अगेन कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो वेलोसिटी है दिस v, इट इज ऑलवेज द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द एरिया। ओके, अगर मेरे पास कोई एरिया है, मान लो ये सरफेस है कंट्रोल वॉल्यूम का, ठीक है, और यहां से कहीं मास फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन, इस एरिया से। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए वो हमेशा इस एरिया के नॉर्मल होना चाहिए। वी एन, दिस इज द एरिया। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट वी एन, नॉर्मल वेलोसिटी। नॉर्मल क्या होगी? एरिया के नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल नहीं है उस केस में आपको नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इन केस मान लो ये नॉर्मल वेलोसिटी नॉर्मल नहीं थी, किसी और डायरेक्शन में होती, इस डायरेक्शन में आ रही मेरी वेलोसिटी वी, तब आप क्या करोगे? दैट इज दिस इज नॉर्मल वेक्टर, तो क्या करोगे आप? इसका जस्ट कंपोनेंट ले लोगे। मान लो ये एंगल थीटा है, तो वी एन क्या हो जाएगा? वी कॉस, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मास फ्लो रेट एंड दिस इज मास। ये फर्स्ट केस में बेटा ये है वॉल्यूम है। तो जाओ हम इस वेलोसिटी को सी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, अदरवाइज पूरे उसमें कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, वेयर सी इज नॉर्मल वेलोसिटी और वेलोसिटी नॉर्मल टू एरिया। ठीक है, अब उसके बाद नया टर्म आता है फ्लो प्रोसेस, दैट इज फ्लो एनर्जी। और फ्लो वर्क। So what do you mean by flow energy and flow work? ठीक है, देखो फ्लो सिस्टम में मुझे पता है, जब भी मैं ओपन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो देर इज ऑलवेज कंटिन्यूसली फ्लो इज हैपनिंग, मीन्स सम अमाउंट ऑफ मास इज एंटरिंग द सिस्टम और मे बी सम अमाउंट ऑफ मास इज लीविंग द सिस्टम। ठीक है, अब मैं फ्लो कराने के लिए मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने कंसिडर किया इनलेट पे एक ये मास का एलिमेंट कंसिडर कर दिया, कि मान लो ये स्मॉल एलिमेंट मास का मैंने कंसिडर किया। ठीक, अब इसको आगे फ्लो कराने के लिए, मतलब इनसाइड द सिस्टम फ्लो कराने के लिए पीछे अपस्ट्रीम इसके पहले वाला जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा। ठीक है, जब पीछे वाला फ्लूइड इसको पुश करेगा तब ये क्या होगा, सिस्टम के अंदर आएगा। सिमिलरली जो इसके जस्ट पीछे फ्लूइड एलिमेंट है उसके अपस्ट्रीम वाला उसको फ्लूइड को पुश करेगा। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि जो मेरा एलिमेंट है डाउन स्ट्रीम वाला उसको अप स्ट्रीम से एक फोर्स मिल रहा है। ठीक, उस फोर्स की वजह से इसको एक एनर्जी मिल रही है, जिसकी फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से एक उसके अंदर उसको एक एनर्जी इनपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी। ठीक है, सो अगर मैंने कंसीडर किया कि दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम v एंड प्रेशर इज p एंड मास इज m। ओके, मैं ये अज्यूम कर सकता हूं यहां पे कि जो पीछे फ्लूइड है दैट विल बिहेव लाइक अ पिस्टन, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, इस एलिमेंट को, फ्लूइड एलिमेंट को पुश कर रहा है अंदर की तरफ। सो दैट अपस्ट्रीम फ्लूइड विल बिहेव लाइक अ पिस्टन, मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इट विल बी अप्लाइंग अ फोर्स एफ टू डिस्प्लेस दिस मास एलिमेंट इनटू द सिस्टम। ओके, सो ये फोर्स, इफ अगर ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू इस स्मॉल एलिमेंट के लिए यूनिफॉर्म है, इतना स्मॉल एलिमेंट है कि प्रेशर थ्रू आउट द एलिमेंट इज सेम एंड द वॉल्यूम, sorry, mass and density of also throughout the element is same. Okay, so force will be what, pressure into, if this is the area of the cross section area of the inlet, so what will be the force will be pressure into area. Then what will be the stored energy or work done, flow work, that will be force into displacement। अब मैंने देख अज्यूम किया कि स्मॉल एल, सॉरी एल डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस किया इस एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा वर्क, एफ इंटू एल, तो P into A into L, area into length, what is, we can say it's equal to volume। ठीक है, तो this PV is called flow energy, that of entering fluid is taking from the upstream fluid and जो exiting fluid is also taking from the upstream fluid।
आ रहा समझ में? तो सिस्टम में कोई भी मास आ रहा है दैट इज कमिंग विद द फ्लो एनर्जी, एंड सिस्टम से कोई भी मास बाहर जा रहा है दैट इज ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो एनर्जी, बिकॉज फ्लो कराने के लिए उसको हमेशा अपस्ट्रीम जो फ्लूइड है वो उसको क्या कर रहा है, पुश दे रहा है, एक प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहा है उसको, जिससे कि फ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन रहे। ठीक है, सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी, पी इंटू वी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आएगा हमारा, वो है फर्स्ट वन, मास कंजर्वेशन। ठीक है, अब मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर मेरे पास कोई ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इधर से मास अंदर आ रहा है, यहाँ से मास एग्जिट हो रहा है, ठीक है, दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम। जी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, जो भी मेरा मास इन हो रहा है, ठीक है, एम इन, ठीक है, और एम इनलेट, ये मास इनलेट आया, एम इनलेट, ठीक है, और जो भी मेरा मास एग्जिट हो रहा है, इसका जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू whatever change is happening in the mass of my control volume। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, मान लो मेरे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, या पानी की टंकी है, चलो ठीक है, वाटर टैंक है मेरे पास। वाटर टैंक में क्या होता है, ऊपर से वाटर आप फिल करते हैं मोटर के थ्रू, और नीचे से पानी एक पाइपलाइन के थ्रू आप वाटर निकालते रहते हैं टैप के थ्रू, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लो किसी टाइम पे जो इनलेट मास था फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड डेल्टा टी, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसमें 5 kg वाटर, और 5 kg मास में बोल रहा हूँ, 5 kg वाटर टैंकी के अंदर आया, ठीक है, और उसी पर्टिकुलर टाइम में आपने यहाँ से 3 kg वाटर यूज कर लिया, तो इनलेट पे कितना आया 5 kg, और आउटलेट आपने यूज कितना कर लिया 3 kg, मतलब इनलेट में कंडीशन मास की कितनी है 5 kg, आउटलेट में एग्जिट कितना है 3 kg, ठीक। तो नेट मास जो बचा वो कहाँ जाएगा, इसी के अंदर तो रहेगा। आपने 5 अंदर भरा टंकी में, उसमें से 3 यूज कर लिया, तो बाकी 2 kg कहाँ होगा, वो टंकी के अंदर ही तो होगा। आ रहा है समझ में? तो टंकी में इस डेल्टा टी टाइम के टाइम इंटरवल में क्या हुआ, 2 kg मास इंक्रीज हो गया, हुआ या नहीं हुआ? आ रहा है समझ में? मैंने बोला कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में मैंने 5 kg मास को, वाटर को अंदर वाटर टैंक में डाला, 3 kg मास को, 3 kg ऑफ वाटर वाटर टैंक से बाहर निकाल लिया, यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब जो नेट मास बचा 5 kg आपने इनलेट किया था और 3 kg निकाला, तो 2 kg कहाँ रह गया, वो टैंकी के अंदर ही तो रह गया। सो दैट 2 kg इज इंक्रीजिंग द मास ऑफ दिस वाटर टैंक। आ रहा है समझ में? तो जो भी चेंज आया वो किसमें चेंज आया, उसके कंट्रोल वॉल्यूम में। अगर यही मैं बोलता कि 3 kg की जगह यहाँ पे 7 kg यूज कर लिया, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब मैंने -2 kg कर दिया, मतलब इसमें जो ऑलरेडी मास था वाटर टैंक में उसका मैंने 2 kg और रिड्यूस कर दिया। वो मास मैंने कहाँ से लिया, कंट्रोल वॉल्यूम से लिया, ठीक है। तो जो भी मास में चेंजेस आ रहे हैं इनलेट और आउटलेट के बेसिस पे, वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, कंट्रोल वॉल्यूम में। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है इसमें? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? 7:14 का, चलो, हाँ, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। फॉर पर्टिकुलर
टाइम इंटरवल, ठीक है, डेल्टा टी। ये मैंने कंसिडर किया किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, मान लो एम इनलेट अमाउंट ऑफ मास अंदर आया सिस्टम में, एम एग्जिट अमाउंट ऑफ मास बाहर गया, तो जो भी उनका डिफरेंस होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम होगा, ठीक। अब वो अगर ज्यादा होगा इनलेट आउटलेट से तो एम सी बी डेल्टा एम सी बी क्या पॉजिटिव होगा, और अगर इनलेट कम होगा एग्जिट से तो डेल्टा एम सी बी क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक। वो आपको पता है, यहाँ दिख रहा है मुझे, जैसे ही मैंने 7 kg कर दिया तो ये 2 kg हो गया माइनस के, और जब मैं 3 kg यूज कर रहा हूँ तो 2 kg प्लस के हो रहा है, ठीक। अब इफ आई वांट टू पुट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेट, मींस मास फ्लो रेट में के टर्म्स में अगर मैं पुट करना चाहूँ तो उस तब क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ रेट और पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, मास फ्लो रेट इन एम डॉट इन, ठीक है। एम डॉट का मतलब मास कितना इन हो रहा है, किस रेट से अंदर आ रहा है, माइनस एम डॉट आउट, ठीक है, मतलब किस रेट से बाहर जा रहा है। अभी मैंने 5 kg लिया था, अब मैं क्या लूंगा 5 kg पर सेकेंड, किस रेट से अंदर आ रहा है 3 kg पर सेकेंड, किस रेट से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अब इधर क्या आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है, जब मैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए लिख रहा हूं तो टोटल मास यूज कर रहा हूं, यहाँ पे हर एम की यूनिट है केजी, ठीक है, पर यूनिट किस टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे अगर मैं मास की यूनिट दूंगा यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा केजी पर यूनिट टाइम, वो केजी पर यूनिट सेकंड भी हो सकता है, केजी पर मिनट हो सकता है, केजी पर आवर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द जनरलाइज्ड मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक, दैट मास इन minus mass m dot mass out, rate of mass inlet minus rate of mass outlet should be equal to rate of change of mass in control volume dmcb over dt, ठीक है। बट इफ और इफ नहीं, फॉर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी बेटा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, आ रहा समझ में। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वांटिटी कोई भी प्रॉपर्टी मेरी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी का चेंज देख रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ सिर्फ डी एम सी वी ओवर डी टी, मतलब मास कंट्रोल वॉल्यूम का जो मास है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन डी एम सी वी ओवर डी टी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट, आ रहा समझ में। मतलब जितना मास आप जिस रेट से आप इनलेट कर रहे हो उसी रेट से आप आउट पे बाहर निकाल ले रहे हो। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 5 kg पर सेकंड मास इसके अंदर पुट कर रहा हूँ तो 5 kg पर सेकंड मास से ही मैं इससे बाहर निकाल ले रहा हूँ। उसका मतलब क्या होगा कि जिस रेट से आपने अंदर लिया उस रेट से ही बाहर मास निकल गया, तो क्या हो रहा है अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ जितना मास है उतना ही बना रहेगा। आ रहा है समझ में, जिस रेट से मैं इन कर रहा हूँ मास उसी रेट से मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी मास है यहाँ पे वो कंटिन्यूसली बना रहेगा, ना ज्यादा ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या है किसी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन इज, अच्छा 2 मिनट रुको सेकंड वन से पहले, ठीक है। मास इन इज इक्वल टू मास आउट, ठीक है।
अब इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि ऐसा मैटर जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मींस जिसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हम सारे लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। हम गैसेस को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट नहीं करते, हम लिक्विड, सारे लिक्विड्स को हम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी डेंसिटी कांस्टेंट है तो लास्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट, ठीक है। मास मुझे पता है, क्या लिख सकता हूं मैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही मैं बोलता हूं सिर्फ मास तो क्या है, रो इनटू वॉल्यूम, लेकिन जब मैं बोलता हूं मास फ्लो रेट तो वो किसके इक्वल होगा, रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट के, ठीक है। तो अभी हमने पहले फर्स्ट स्लाइड में वही पढ़ा था, जब मैं मास की बात कर रहा हूं दैट इज रो इनटू वॉल्यूम, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मास फ्लो रेट दैट इज रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, ओके। सो mass in or out, I can write rho in q in is equal to rho out, ओके। अब मेरी डेंसिटी क्योंकि कांस्टेंट है, सो रो इन विल बी इक्वल टू रो आउट, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, q in इज इक्वल टू q, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट इनलेट और आउटलेट पे क्या है, सेम है, ठीक है। और वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी एट आउट, ठीक है। यहीं से आपका वन फॉर्मूला आता है जो आपको रटा रहता है, ए वन, मान लो इनलेट की कंडीशन 1 है तो A1C1 इज इक्वल टू A2C2, और वेलोसिटी को अगर v से रिप्रेजेंट करते हैं तो A1V1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम फ्लो रेट, कोई लॉ नहीं है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। इससे ये कंक्लूड मत कर लेना कि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इज एनी लॉ, नो, this we are getting because the fluid is incompressible, that's only the condition for which this is applicable, ठीक है। तो हमेशा लॉ है क्या, प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास के केस में डेंसिटी मेरी कांस्टेंट रह रही है तब वो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है, और उस वॉल्यूम फ्लो रेट को फर्दर सिंप्लीफाई किया मैंने तो एरिया इंटू वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी के केस में भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना है, मुझे अप्लाई करना है। देखो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई मास ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस बात है मास कुछ ना कुछ अपने साथ एनर्जी को लेके आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मास कोई एग्जिट कर रहा है यहाँ से सिस्टम से, मेरे कंट्रोल वॉल्यूम से, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके वो एग्जिट कर रहा होगा, ठीक है। दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। तो अगर मैं फॉर अ पर्टिकुलर इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूं तो क्या होगा,
जितनी एनर्जी सेम एज मास कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी इन द अंदर आई सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर माइनस द एनर्जी आउट should be equal to change of energy of control volume. This is my control volume. ठीक है, मतलब जो भी एनर्जी इन आ रही है माइनस जो भी आउट हुई, उनका डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए? चेंज इन एनर्जी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अगर इन ज्यादा हो रही है और आउट कम हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा? मेरी एनर्जी मेरे कंट्रोल वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगी। आप खा ज्यादा रहे हो, ठीक है, काम कम कर रहे हो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मोटे हो जाओगे। लॉकडाउन में क्या है, सब धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सबका मतलब 100% नहीं बोल सकता, हो सकता है कुछ लोग भाई वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या हो रहा है? सब मोटे हो रहे हैं। क्यों भाई? पड़े हुए हैं घर में, बैठे हुए हैं, ठीक है, बाहर निकलना नहीं है। तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली खाना तो खा रहे हो आप, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, लेकिन वर्क नहीं कर रहे हो। तो क्या हो रहा है? एनर्जी आपके सिस्टम में स्टोर होती जा रही है, आपके कंट्रोल वॉल्यूम में स्टोर होती जा रही है, ठीक है। ई इन का क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ई आउट, सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज कंटिन्यूसली स्टोरिंग इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। दिस इज फॉर अ टाइम इंटरवल delta t. Now if I want to write it again with respect to per unit time, ठीक है, और रेट के बेसिस पे लिखना चाहूँ, सो व्हाट आई कैन राइट, रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ ई आउट should be equal to rate of change of energy of control volume. Again, this is the generalized energy conservation equation, ठीक है, कि whatever energy is coming per unit time minus whatever energy is going out from your control volume per unit time should be equal to rate of change of energy of your control volume with respect to time. ओके, ऑडियो प्रॉपर नहीं है, वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? बेटा एक आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने बेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू डी सी ई सी बी ओवर डी टी, ठीक है। अब अगर फॉर स्टेडी स्टेट, जब मैं स्टेडी स्टेट की बात करूंगा तो DECV, जो भी क्वांटिटी, जो भी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल नॉट चेंज, मींस दैट विल बी इक्वल टू जीरो। टाइम वेरिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विल बी जीरो, सॉरी, द वेरिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जीरो, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई? जैसे आपने इसको जीरो पुट किया, व्हाट विल कम? ई डॉट इन माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू ई डॉट आउट, ठीक है। दिस इज टोटल एनर्जी, और वी कैन राइट m dot e into in is equal to m dot e into out, where small e is specific energy, ठीक है। m dot is mass flow rate, so अगर specific energy at inlet multiply by mass flow rate, that will be total energy rate at inlet, okay. So this is the statement energy conservation of energy statement for steady state. So ध्यान में रखना, कभी भी पूछता है कोई स्पेसिफिक एनर्जी, बेटा सिंपल पर यूनिट मास। अरे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ एम सी स्क्वायर है, ठीक है, इसको पर यूनिट मास कर दिया तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी हो गई है।
ठीक है, क्या बचा, सिर्फ हाफ सी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने नॉन फ्लो प्रोसेस जो भी पढ़ी हमने, नॉन फ्लो सिस्टम पढ़ा, उसके केस में जब हमने एनर्जी को डिफाइन किया था, ई क्या था? एनर्जी किसके इक्वल बोली थी हमने? फर्स्ट वन इज इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिर्फ ये तीन कंसीडर कर रहे थे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो सिस्टम, ठीक है, तब इसमें एक और एनर्जी ऐड हो जाती है जो अभी हमने डिस्कस की। कभी भी जहां किसी भी सिस्टम में अगर फ्लो हो रहा है तो मास विल कम विद द एनर्जी और मास विल लीव द सिस्टम विद द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी। ठीक है, तो फ्लो एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ठीक है, और फ्लो एनर्जी, अच्छा ये बताओ, छोड़ो पता ही होगा, फ्लो एनर्जी को अगर पर यूनिट मास लिखना चाहूँ तो पी इंटू स्मॉल बी प्लस स्मॉल यू। ठीक है, दिस इज द टोटल स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, अगर मास इनलेट आ रहा है तो ये सारी एनर्जी लेके आ रहा होगा। इट इज नॉट कंपलसरी कि इनलेट में सारी ही एनर्जी होगी, लेकिन ये सारी एनर्जी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ इंटरनल एनर्जी हो और कुछ फ्लो एनर्जी हो। ठीक है, हाँ, कौन सी एनर्जी? अच्छा, फ्लो एनर्जी, हाँ हाँ हाँ, हाफ सी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी भी फ्लूइड के फ्लो के कारण हो रहा है। देखो, काइनेटिक एनर्जी में जो हम वेलोसिटी कंसीडर, हाँ देखो, जो हम काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, जो हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, वो ओवरऑल मास का जो वेलोसिटी है उसके बेसिस पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब होल मास जो मेरा जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ फ्लो एनर्जी की तो मैं पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि किस अप डाउन स्ट्रीम वाले एलिमेंट को अंदर पुश करने के लिए अप स्ट्रीम वाले एलिमेंट को कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर, और दैट काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट इज कंसिस्टिंग बाय द टोटल मास। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं एस एफ ई। ठीक है,
ठीक है, देखो इधर मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास एक मेरा सिस्टम है, ठीक है, दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है। इस कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में मास एम डॉट इन के रेट से अंदर आ रहा है और एम डॉट आउट के रेट से बाहर जा रहा है, ठीक है। जो अंदर आ रहा है उस मास की प्रॉपर्टीज ये हैं, इंटरनल एनर्जी उसकी यू डॉट यू इन है, वेलोसिटी वो सी इन है, जिस एंथैल्पी से आ रहा है वो एच इन है, और जिस डेटम हेड पे आ रहा है वो है जेड इन, ठीक है, और प्रेशर पी इन, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर पी आउट, सेम प्रॉपर्टीज आर एट आउटलेट विद सबस्क्रिप्ट विद आउट, ठीक है। तो कुछ मास इनलेट हुआ, कुछ मास आउट हुआ सिस्टम के से, ठीक है। अब मैंने क्या कंसीडर किया कि सम अमाउंट ऑफ हीट इज कमिंग इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर आ रही है फ्रॉम सराउंडिंग एंड दैट इज क्यू डॉट, ठीक है। और मेरा ये सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, ये कंट्रोल वॉल्यूम वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू डॉट सी बी, ठीक है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ये बाहर ही होना चाहिए या ये हीट बाहर से अंदर ही आनी चाहिए, ऐसा कंपलसरी है नहीं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप अंदर से बाहर की तरफ डायरेक्शन में ले सकते हैं। सिमिलरली ये वर्क डन सिस्टम पे हो सकता है या फिर सिस्टम कर सकता है, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगा, ये सिस्टम है मेरा, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं जब फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा हूं तो क्या होगा। अब सबसे पहले ध्यान रखना, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद स्टेडी स्टेट कंडीशन, या छोड़ो बार बार पढ़ाने से बेटर है कि बार में कर लो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल हमने अभी पढ़ा, क्या था, एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट शुड बी इक्वल टू डी एम सी बी ओवर डी टी, दिस इज द मास कंजर्वेशन, ठीक है। ध्यान रखना आपको बेटा स्टडी स्टेट कंडीशन भी पढ़नी है और नॉन स्टडी अनस्टडी कंडीशन भी पढ़नी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपके लिए यूजफुल है, और जो सेकंड वाली है स्टडी स्टेट कंडीशन वाली वो भी यूजफुल है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि इसको छोड़ो इसको नहीं पढ़ना, ये भी इस पे भी बेस्ट, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब इफ और फॉर स्टडी स्टेट dmcv over dt is equal to 0, so m dot in is equal to m dot, these are the two equations for unsteady or for steady flow, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल आपने अभी पढ़ा था हमने कि ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू बी ई सी वी ओवर डी टी, ठीक है। अब ई डॉट इन मैंने अभी क्या बताया था वहां पे, स्पेसिफिक एनर्जी इनटू मास फ्लो रेट एट इनलेट, सिमिलरली माइनस स्पेसिफिक एनर्जी मास फ्लो रेट एट आउट इज इक्वल टू डी ई सी वी ओवर डी टी, ठीक है।
अब देखिए ई इन क्या होगा, स्मॉल ई इन, ठीक है। स्मॉल ई इन क्या होगा, कौन कौन सी एनर्जी अभी हमने कंसीडर करी, जब मैं फ्लो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो कौन कौन सी एनर्जी आती है। फर्स्ट वन इज फ्लो एनर्जी, फ्लो एनर्जी इज पी आई एंड वी आई। ध्यान रखना जब मैं बेटा स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ तो दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। फ्लो एनर्जी, टोटल फ्लो एनर्जी होती है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसको पर यूनिट मास कर दूंगा, इट विल चेंज इनटू प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक। प्लस स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू एट इनलेट, प्लस specific kinetic energy half ci square, plus specific potential energy g z I. This is E in. Similarly, what is E out? P E V E exit plus U E plus half C E square plus G Z, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन में पुट करी लास्ट में, तो क्या आ जाएगा, m डॉट I P I V I plus U I plus half सी आई स्क्वायर प्लस जी जेड आई माइनस एम डॉट ई पी ई वी ई प्लस यू ई प्लस हाफ सी स्क्वायर प्लस जी जेड ई। अब देखो इस सिस्टम को देखो जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ठीक है। और कोई एनर्जी कंसीडर करनी है मुझे, मैंने इनलेट पे जो मास के थ्रू एनर्जी आ रही है वो कंसीडर कर ली, आउटलेट पे मास के थ्रू जो एनर्जी आउट जा रही है सिस्टम से वो कंसीडर कर ली। और कोई एनर्जी बची है कंसीडर करने को जिसका सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जो कंट्रोल वॉल्यूम में स्टोर नहीं है। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं ये एनर्जी कंटेंट मास के साथ जो आ रहा है वो मैंने कंसीडर कर लिया, मास के साथ जो आउट जा रहा है वो भी कंसीडर कर लिया, लेकिन दो चीजें मैंने कंसीडर नहीं करी, एक हीट जो क्या हो रही है सिस्टम के अंदर आ रही है, और एक वर्क जो सिस्टम कर रहा है, ठीक है। इसको पर यूनिट ना लेके इसको कैपिटल क्यू लिखो, ठीक है। तो देखो मुझे पता है कि हीट इनटू द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट out of work done by the system is taken as positive, ठीक है। यहां पे क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू डी सी वी ओवर डी टी, ठीक है। अब मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट इनपुट हो रही है W डॉट सी वी लिख लो, कंट्रोल वॉल्यूम में हीट आ रही है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, जो वर्क की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो वर्क सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है। जब मैं इन टर्म्स ऑफ लिखूंगा इन और आउट के टर्म्स में, तो वर्क कहाँ पे आएगा, डब्ल्यू आउट ई आउट में आना चाहिए या ई इन में आना चाहिए वर्क, जब मैं लिखूंगा ई आउट में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सिस्टम से बाहर जा रहा है वो जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क है, वो अलग बात है। लेकिन जब मैं लिख इसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फिट करूंगा, तो क्योंकि जो एनर्जी इन आ रही है वो कौन कौन सी है, हीट एनर्जी, और मास के साथ जो इन हो रही है, जो एनर्जी बाहर जा रही है सिस्टम से वो कौन कौन सी है, वर्क के साथ जो बाहर वर्क कर रहा है वो बाहर जा रही है सिस्टम से, और जो मास के साथ बाहर जा रही है, ठीक है। सो इन वाली को मैंने क्या लिखा, इस क्यू को मैं इस इन के साथ लिख देता हूं,
यहाँ प्लस क्यू डॉट सी बी। सिमिलरली वर्क डन, जो वर्क आउट जा रहा है वो भी नेगेटिव, क्योंकि आउट क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो डब्ल्यू डॉट सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं है तो। अब देखो, ये इक्वेशन क्या है, u प्लस पी वी। ठीक है, वी नो दैट h इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैंने मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन, इस दो टर्म्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, h से, एंथैल्पी से। सो व्हाट विल द इक्वेशन नाउ, m डॉट आई एच आई प्लस हाफ सी आई स्क्वायर प्लस जी जेड आई प्लस क्यू डॉट माइनस एम डॉट ई, अगेन यहाँ पे these two terms, एच ई प्लस हाफ सी ई स्क्वायर प्लस जी जेड ई एंड माइनस डब्ल्यू डॉट सी बी should be equal to डी ई सी बी over dt. This is your final equation for unsteady process or unsteady system. Whenever I will deal with any unsteady system, then I will use this equation. ठीक है, ये कंडीशन और ये इक्वेशन आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जब भी आप किससे डील कर रहे हो, अनस्टेडी स्टेट से। ठीक है, नाउ अगेन इफ और फॉर स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट क्या होगा, फिर से जो क्वांटिटी टाइम के साथ है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। सो डी ई सी कंट्रोल वॉल्यूम बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने इसको जीरो किया तो सारी नेगेटिव क्वांटिटी को किधर ले गया, मैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो नेट इक्वेशन क्या आ जाएगी अब, एम डॉट आई एच आई प्लस हाफ सी आई स्क्वायर प्लस जी जेड आई प्लस क्यू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट ई एच ई प्लस हाफ सी स्क्वायर प्लस जी जेड ई प्लस डब्ल्यू डॉट सी। दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टेडी स्टेट सिस्टम। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिखते हैं। अगर पर यूनिट मास बेसिस पे लिखना है, क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन एम डॉट आई इज इक्वल टू एम डॉट ई है। ठीक है, तो ये मास और ये मास सेम है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम्स में क्वेश्चन में गलती क्या होती है, जब क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन करोगे, दो मेन जगह है जहाँ पे गलती होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज, आप जैसे ही इधर एम देखोगे और इधर एम देखोगे तुरंत कट कर देते हो। ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पे एक क्यू टर्म भी है और यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई नहीं हो रखी है। ठीक है, तो जब तक आप यहाँ मास से डिवाइड नहीं करोगे तब तक आप इसको कट नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो उसका ध्यान देना जब क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो अगर मैं पर यूनिट मास लिखना चाहूँ तो मास से डिवाइड किया मैंने, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच आई प्लस हाफ सी आई स्क्वायर प्लस जी जेड आई प्लस क्यू पर यूनिट मास, तो क्या हो गया, स्मॉल क्यू डॉट इज इक्वल टू एच ई प्लस हाफ सी स्क्वायर प्लस जी जेड ई इज अगेन
वर्क डन ऑल्सो स्पेसिफिक वर्क डन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, पर यूनिट मास बेसिस पे, और ऊपर इक्वेशन क्या है, पर यूनिट सॉरी इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अब देखो जो मैंने एग्जांपल लिया है सिस्टम का, यहां पर मैंने सिर्फ बेटा एक इनलेट शो किया और एक आउटलेट शो किया, मतलब सिर्फ एक पोर्ट इन है और एक पोर्ट आउट है, मतलब एक डायरेक्शन, एक मास का इनलेट है और एक ही मास का आउटलेट है। हो सकता है कि नंबर ऑफ इनलेट हो, एक मास का इधर से इनलेट है और दूसरा मास का कोई दूसरी डायरेक्शन से इनलेट है। ठीक है, तो आपको जितने इनलेट हैं सबको कंसीडर करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, तो उस केस में सिंपल इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, इफ देयर आर more than one outlet streams। ठीक है, तो आपके पास मोर देन वन इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम्स है, तो आपको बस क्या करना है, सारी स्ट्रीम्स की एनर्जी का समेशन लिख देना है, तो मतलब द इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, so this is the first law, these three equations are first law for open system for under steady state। ठीक है, so we can write first law mnemonics for open system under steady state working condition। And this same equation is also called SFEE, the full form is steady flow energy equation, because we have taken considered the flow as steady and this is a energy equation। ठीक है, तीनों इक्वेशन द फॉर्म ऑफ SFE। ठीक है, और फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कुछ समझ में ना आया हो? ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल कुछ डिवाइसेस के लिए SFE अप्लाई करते हैं, उसके बाद दो कुछ इस पे बेसिस न्यूमेरिकल देखते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, SFE applied to various devices। ठीक है, फर्स्ट वन इज नोजल। ओके, मास इनलेट है, मास एग्जिट है। ठीक है,
अभी कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं, सबसे पहली स्टेडी स्टेट की वी आर अप्लाइंग SFE, ठीक है। और जो भी हम डिवाइस ये कंसिडर कर रहे हैं, ये सारी कंसिडर डिवाइसेस को हम कर रहे हैं कंसिडर एडियाबैटिक, ठीक है। मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इससे। क्यों लेके चलते हैं एडियाबैटिक? व्हाट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंसिडर इट एडियाबैटिक? हाँ, क्यों किया जाता है? हाँ, ठीक है। ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ माय एनर्जी, एनी पार्ट ऑफ माय एनर्जी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एडियाबैटिक नोजल। अगर मैं इसको एडियाबैटिक नोजल ना कंसीडर करूँ तो कुछ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी सराउंडिंग में, ठीक है। तो मुझे क्या होगा, टोटल एनर्जी जितना कन्वर्जन जितना यूज कर सकता था मैं उतना यूज नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज एडियाबैटिक, ठीक है। नाउ एडियाबैटिक है। अब नोजल के इनलेट और आउटलेट पे जो डेटम हेड होता है वो ऑलमोस्ट सेम है, इतनी बड़ी हाइट है नहीं, तो इतना बड़ा लेंथ इसकी होती नहीं है, ठीक। 2 3, so we can say that change in potential energy is approximately 0, ठीक है। और फोर्थ, control work WCV is also 0 because nozzle is not doing any kind of work, ठीक है। कंट्रोल वर्क का मतलब ये हुआ, जैसे मैं टरबाइन की बात करूं जब, तो टरबाइन पे क्या होता है, टरबाइन पे हाई एनर्जी फ्लूइड आएगा, ठीक है। वो टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। वो अपनी एनर्जी टरबाइन को दे रहा है, उस टरबाइन से कनेक्ट एक शाफ्ट, वो शाफ्ट रोटेट कर रही है, उस रोटेटिंग शाफ्ट को यूज करके आप उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके कुछ भी जनरेटर या फिर कुछ और दूसरी चीजें ऑल्टरनेटर यूज चला सकते हैं, ठीक है। तो जो रोटेटिंग शाफ्ट पे एनर्जी मिल रही है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल वर्क, ठीक है। उस टाइप का कुछ भी यहाँ पे क्या, सिर्फ नोजल में क्या हो रहा है, सिर्फ हाई प्रेशर से फ्लूइड आ रहा है, उसकी प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करके हाई वेलोसिटी फ्लूइड एग्जिट कर रहा है, ठीक है। कहीं भी कोई वर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हुई। अब ये 3 कंडीशन को कंसीडर करके मैंने इक्वेशन को अप्लाई किया तो क्या हो गया, और एडियाबैटिक नोजल का मतलब क्यू डॉट भी क्या है, 0 है, अप्रॉक्सी नहीं होगा, डायरेक्ट 0, ठीक है। क्या इक्वेशन थी मेरी, एम डॉट आई एच आई प्लस सी आई स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड आई क्यू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट ई एच ई प्लस डब्ल्यू डॉट सी बी, ठीक है। अब नोजल एडियाबैटिक 0, potential energy change in potential energy is 0, that means this term will cancel out this term. Again, control volume work is 0, so this is 0. What are the remaining terms, m dot I h I plus ci square by 2 is equal to m dot E h E plus c square by, ठीक है। That is the फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अब इफ आई एम टेकिंग, देखो नोजल में क्या होता है, जो इनलेट वेलोसिटी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू आउटलेट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मैं प्रेशर एनर्जी का यूज करके हाई प्रेशर फ्लूइड आएगा, प्रेशर एनर्जी की फ्लूइड की इनलेट पे ज्यादा होगी और आउटलेट पे प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, वेलोसिटी में, ठीक है। सो आई कैन राइट इफ velocity at exit is very greater than velocity at inlet, ठीक है। अगर एग्जिट पे वेलोसिटी, सॉरी स्क्वायर, मेरी वेलोसिटी जो एग्जिट पे है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है सीई, दैट इज वेरी ग्रेटर देन
इनलेट वेलोसिटी। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ये इस वेलोसिटी टर्म को, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, और दूसरा कंडीशन मुझे पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए m डॉट आई इज इक्वल टू m डॉट ई, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एच आई इज इक्वल टू एच ई प्लस सी ई स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से जब सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट टू एच आई माइनस, ठीक है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एग्जिट फॉर अ नोजल, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ज्यादा होना नहीं चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टरबाइन। अच्छा, ये टरबाइन को हम लोग डाइवर्जिंग ही क्यों दिखाते हैं, इज देयर एनी रीजन, और आई कैन शो इट डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों शो कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है। मेनली क्या हो रहा है कि, हाँ ठीक है, मेनली क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर फ्लूइड आता है, हाई प्रेशर हाई एनर्जी फ्लूइड आता है, और उसमें एक्सपेंशन होता है टरबाइन में, उसके बाद वो लो प्रेशर लो एनर्जी फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, प्रेशर को तो मैं शो नहीं कर सकता कि यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो मैं ग्राफिकली प्रेशर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि प्रेशर हाई है और प्रेशर लो है, लेकिन मैं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम कम है और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग डाइवर्जिंग नेचर, कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज लो एज कम्पेयर टू आउटलेट वॉल्यूम, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई वी यूज दिस डाइवर्जिंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ टरबाइन, ठीक है। सेम मैंने भी बोला, टरबाइन में भी हम नहीं चाहेंगे कि भाई कोई भी एनर्जी लॉस हो, पूरी की पूरी मेरी कहाँ कन्वर्ट हो, वर्क में मिले कन्वर्ट, ठीक है। टरबाइन में आपको क्या मिल रहा है, शाफ्ट पावर मिल रही है, ठीक है, एक शाफ्ट है ये WCB, ठीक है। तो फिर से फर्स्ट वन तो वही स्टेडी स्टेट, सेकंड वन इज व्हाट, एडियाबैटिक, ठीक है। एंड थर्ड वन इज डेल्टा KE एंड डेल्टा PE इज अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। ये जंक्शन हम मेनली यूज करते हैं जब वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। जब मैं थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का तो ठीक है कि दोनों इनलेट और आउटलेट पे डेटम हेड सेम बॉक्स सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो नोजल कह रहा हूँ, टरबाइन के इनलेट पे मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि नोजल लगी होती है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ नोजल, अभी हमने देखा कि नोजल के आउटलेट पे वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, ये वेलोसिटी ज्यादा है, और टरबाइन के तो जो नोजल के आउटलेट पे वेलोसिटी होगी वही टरबाइन के इनलेट पे वेलोसिटी होगी, ठीक है। और जब एक्सपैंड होगा तो कनेक्टिंग एनर्जी से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी इम्पार्ट होगी टरबाइन में, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा KE को हम अप्रोक्सीमेटली 0 कैसे ले सकते हैं,
इसके पीछे कोई लॉजिक है? हाँ हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो पहला तुमने स्टेटमेंट बोला वो सी ठीक है। जब मैं टरबाइन की एनालिसिस कर रहा हूँ, सो वी टेक नोजल एज अ पार्ट ऑफ टरबाइन, ठीक है। कीप दैट इन माइंड whenever we are doing analysis of any turbine, ठीक है, then at that time we take nozzle as a part of turbine. That's why we are taking that kinetic energy and potential energy approximately zero, because नोजल के इनलेट पे कनेटिंग एनर्जी बहुत कम है, टरबाइन के आउटलेट पे कनेटिंग एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। सो नेट जो चेंज आया कनेटिंग एनर्जी में वो क्या हो गया, वेरी वेरी लेस। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग कनेटिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेटली जीरो, ठीक है। सो ये सारे अजम्पशन आपने कहाँ लगाने हैं, सेम वही एस एफ ई में फटाफट लिखते हैं, सी आई स्क्वायर बाई टू जी जेड ई क्यू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट ई एच ई प्लस सी स्क्वायर बाई टू डब्ल्यू डॉट सी, ठीक है। क्यू डॉट जीरो, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियली चेंज, इसका मतलब दिस टर्म विल कैंसिल आउट बाय दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट बाय दिस टर्म, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, एम डॉट आई एच आई इज इक्वल टू एम डॉट ई एच ई प्लस डब्ल्यू डॉट सी, ठीक है। अब मैं अगर वर्क डन के रिस्पेक्ट में देखूं इस डब्ल्यू डॉट सी को, तो वर्क डन इज बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, सो दिस डब्ल्यू डॉट सी विल बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ए पॉजिटिव साइन, ओके। तो क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट कंडीशन मुझे स्टेडी स्टेट से क्या पता है, फॉर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास दैट एम डॉट आई इज इक्वल टू एम डॉट ई, इसको मैंने कंसिडर कर लिया एम डॉट सिंपल, तो यहाँ से क्या जाएगा, डब्ल्यू डॉट सी बी इज इक्वल टू एम डॉट एच आई माइनस, मतलब टरबाइन पे भी जो आपको वर्क मिल रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड एट इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक वर्क की बात करेंगे तो सिर्फ H1 और HI माइनस HE, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद तो रखने की क्या है, कंक्लूड कर सकते हो 2 मिनट में, ठीक है। बट कभी कभी किसी छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इफ टरबाइन द इनलेट कंडीशन दिस एंड आउटलेट इज दिस, देन व्हाट विल इज द वर्क आउटपुट फॉर टरबाइन, ठीक है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आपको वर्क करना है कंप्रेसर के लिए, और सिमिलरली आपको वर्क करना है डिफ्यूजर के लिए। कंप्रेसर का मतलब क्या है, कंप्रेसर में बस चेंज क्या होगा, जहां ये वर्क अभी मैंने टरबाइन के केस में पॉजिटिव लिया, कंप्रेसर में आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो कंप्रेसर का डायग्राम बनेगा आपका इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। फ्लूइड हाई वॉल्यूम पे आता है और सॉरी लो प्रेशर पे आता है, और हाई प्रेशर पे बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट डायग्राम बनेगा, इनलेट आउटलेट, बाकी सारी चीजें सेम है, ये भी इंसुलेटेड ही होगा, ठीक है। बस एक चेंज क्या आएगा कि जो वर्क है कंप्रेसर के केस में आपको वर्क खुद करना पड़ेगा, सिस्टम पे करना है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट करेंगे, एडियाबेटिक कंसिडर करेंगे और स्टेडी स्टेट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्रेसर, द वर्क CB will come m dot HE minus HI, ठीक है। दिस इज फॉर कंप्रेसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे मैं वर्क जो भी फ्लूइड आ रहा है उसमें वर्क कर रहा हूँ, इसका मतलब उसकी जो आउटलेट पे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई HE माइनस HI, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैं टरबाइन की बात कर रहा हूँ तो फ्लूइड जो मेरा आ रहा है वो हाई एनर्जी से आ रहा है, तो इनलेट पे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई HI माइनस HE, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर दिस, क्या कहते हैं, वेरियस डिवाइसेस। थ्रॉटलिंग डिवाइस और है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमने कंसीडर की थी, पर देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या टाइम हो गया, 24 हो गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट व्हाट इज थ्रॉटलिंग, देख लेते हैं। ठीक है, हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कल की मॉर्निंग क्लास में। ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था कि एक चैनल था, उसमें बीच में क्या लगा था, एक पोरस प्लग लगा था, दोनों तरफ से पिस्टन लगे थे। ठीक है, एक तरफ पिस्टन पुश कर रहा था, फ्लूइड उस पोरस प्लग से पास हो रहा था और दूसरी तरफ जा रहा था। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कल। ठीक, और उसके जब हमने एनालिसिस की थी तो क्या आया था बाहर, बाद में फाइंड आउट डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन निकल के आई थी, ये याद है ना। ठीक है, तो मेनली पर्पस क्या होता है इन थ्रॉटलिंग डिवाइसेस का, मेन पर्पस है टू रिड्यूस, पर्पस इज टू रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, और मुझे प्रेशर ड्रॉप करवाना है। ठीक है, तो मुझे अगर प्रेशर ड्रॉप कराना है या फिर प्रेशर को रिड्यूस करना है, ठीक है, उसके लिए मेनली थ्रॉटलिंग डिवाइसेस का यूज होता है। ठीक है, कैसी है, एक मैंने कल ही एग्जांपल दिया था, आपके जो फ्रिज में लगी होती है एक स्मॉल सी ट्यूब होती है ऐसे राउंड राउंड शेप में, फिर ऐसे निकल जाती है, इट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, दूसरा आपने एग्जांपल एक्सपेरिमेंट में ही देखा था कि अगर मेरे पास पोरस प्लग है, ठीक है, उसके थ्रू अगर मैं फ्लूइड पास कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस देगा कुछ। ठीक है, पोरस प्लग। ठीक, देन इफ देयर इज एनी वॉल्व, ठीक है, क्या होगा, फ्लूइड अगर आ रहा है और उसको रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है, देन ऑल्सो द प्रेशर विल ड्रॉप। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रॉटलिंग डिवाइसेस। ठीक है, सो हेयर प्रेशर इज, वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर mainly by wasting the energy or pressure energy through the friction or restrained, mainly through the friction। ठीक है, फ्रिक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी प्रेशर एनर्जी को ड्रॉप करा रहे हैं। जैसे कि कैपिलरी ट्यूब में मैंने बोला कि डायमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जितना डायमीटर छोटा होगा उतना क्या कहते हैं, फ्रिक्शन जो लॉसेज हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है, पोरस प्लग में क्या है कि आप जैसे ही यहाँ पे आप आओगे, अब फुल पैसेज नहीं है आपको मूव करने के लिए, यहाँ पे कुछ ब्लॉक कर दिया पैसेज। ठीक है, आपको स्मॉल होल्स हैं इस पोरस में, प्लग में, जिसके थ्रू फ्लूइड पास हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपका वॉल्व है, अभी आपके पास पूरा चैनल था फ्लो करने के लिए, पूरा पाइप था फ्लो करने के लिए, जैसे मैं वॉल्व क्लोज करता रहूंगा आपको जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रेशर को रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, सो कंडीशंस क्या क्या होती हैं थ्रॉटलिंग डिवाइसेस में। फर्स्ट वन इज ऑलवेज दैट स्टडी स्टेट। सेकंड इज, जब हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पे क्या लिया था, हमेशा हम कंसीडर करेंगे इसको एडियाबैटिक। इतनी प्रोसेस इतनी फास्ट होती है, फास्ट कराते हैं कि हीट ट्रांसफर का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। देन कोई भी चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में नहीं हो रहा है। ठीक है, और लास्ट, कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम वर्क नहीं हो रहा है, फ्लूइड बस फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू, कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से पोरस फ्लो प्लग से फ्लूइड फ्लो करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है,
So, अगर आप ये तीनों एक्सप्रेशन आप अप्लाई करेंगे कंडीशन SFEE में, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब Q जीरो हो गया, यहाँ से W जीरो हो गया, ठीक, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो चेंज इन, तो C वाले टर्म्स और Z वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या आपका सिर्फ m डॉट आई एच आई इज इक्वल टू m डॉट ई एच ई, m डॉट ये पता है आपको स्टेडी स्टेट में सेम होते हैं, एच आई इज इक्वल टू एच ई, मीन्स एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, ठीक है। सो थ्रॉटलिंग इज एन isenthalpic process, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर स्टेडी स्टेट। बस ध्यान रखना जब हम स्टेडी स्टेट इक्वेशन की बात करेंगे, कहाँ गया हमारे, हाँ, ठीक है, जब स्टेडी स्टेट की बात करेंगे एट दैट टाइम वी विल यूज एनी ऑफ द दीज थ्री इक्वेशन, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अनस्टेडी स्टेट देन वी विल यूज दिस एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन एंड दिस मास कंजर्वेशन इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों पे बेसिस हमें क्वेश्चन करने हैं। आपको इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है अगर आपने समझ लिया कि क्या क्या कंडीशन आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक हम क्वेश्चन करते हैं स्टडी स्टेट पे बेसिस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। Here it is saying a turbine operates under steady flow conditions receiving steam at the following state, ठीक है। इनलेट कंडीशन में उसके प्रेशर दे रखा है 1.2 मेगा पास्कल, टेम्परेचर इज 188 डिग्री सेल्सियस, एंथैल्पी ऑफ 2785 kilojule per kg, velocity of 33.3 meter per second, and elevation 3 meter. These are all the properties of inlet fluid or inlet steam. ठीक है, the steam leaves the turbine at the following state: pressure 20 kilopascal, enthalpy 2523 kilojoule per kg, velocity 100 meter per second, and elevation 0. These are the properties of fluid at outlet. Then heat is lost to the surrounding at a rate of 0.29 kilojoule per kg, kilojoule per second. अब ये आइडियल कंडीशन नहीं है जहां पे आपने पूरा का पूरा इंसुलेट कर लिया, ठीक है। आइडियली नथिंग इज इंसुलेटेड, यू कैन नॉट हैव परफेक्ट इंसुलेशन, ठीक है। सो कुछ हीट लॉस हो रही है, वो किस रेट से लॉस हो रही है वो आपको दे रखा है। इफ द रेट ऑफ स्टीम फ्लो थ्रू द टर्बाइन इज 0.43 kg per second, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन इन किलोवाट? आपको पावर आउटपुट ऑफ टर्बाइन किलोवाट में फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्केच द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में। इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया, ठीक है। कुछ हीट लॉस हो रही है सिस्टम सराउंडिंग में, यू डॉट, ठीक है, वो उसका रेट है। वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इनलेट हो गई, ये एग्जिट हो गया, ठीक है। पी आई कंडीशन दे रखी है, एच आई दे रखा है, सिमिलरली आपको जेड आई की वैल्यू दे रखी है और सी आई की वैल्यू दे रखी है। सिमिलरली पी ई क्या है आपको पता है, एच ई पता है, सी ई पता है, जेड ई तो 0 मीटर है,
और क्या कंडीशन है? इनलेट प्रेशर इज 1.2 मेगा पास्कल, 2785 एंथैल्पी, मेगा पास्कल 2785 किलो जूल पर केजी केल्विन एंथैल्पी होगी। आफ्टर दैट 33.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एंड एलिवेशन इज 3 मीटर। थर्टी थ्री पॉइंट थ्री मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, एलिवेशन इज 3 मीटर। ठीक है। Here pressure is 20 kilopascal. After that enthalpy is 2523, velocity 100 meter per second, elevation 0. Two five two three kilojoule per kg Kelvin, 100 meter per second, ये हो गया। ठीक है। एंड मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इज 0.29 kg per second. These conditions have been given to you. ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है और हीट इनपुट और देर चाहिए कितना है, सॉरी हीट रेट है 0.29 और मास फ्लो रेट है 0.43। हीट रेट इज 0.29 और मास इज 0.43। ठीक है। सो क्या करना है आपको? सिंपल स्टेडी स्टेट अप्लाई SFE m.I HI plus CI square by 2 plus GZI plus Q dot is equal to m.E HE plus CE square by 2 GZE plus W dot CV। ठीक है। अब देखो कोई भी टर्म की वैल्यू जीरो नहीं है तो आपको कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है। एवरी टर्म हैज सम वैल्यू, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एनीथिंग। ठीक है। सो मुझे W डॉट CV चाहिए तो बस W डॉट CV को राइट हैंड साइड में रखा, बाकी सब इक्वेशन को एक साइड ले आया। ठीक है। तो बचा क्या? W डॉट CV इज इक्वल टू, एंड वी नो दैट फॉर स्टडी स्टेट MI डॉट इज इक्वल टू M डॉट E। ठीक है। तो उसको मैंने M से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा? M डॉट HI माइनस HE प्लस CI स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर बाई 2 प्लस GZI माइनस ZE प्लस Q डॉट। दैट्स इट। ठीक है। अब आपको क्या करना है? बस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है। हीट लॉस हो रही है, इसका मतलब हीट विल कम नेगेटिव। हाँ, आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, चेक देखते हैं अदर का क्या आ रहा है। अदर 144। आंसर बताइए चेक करके, जिन लोगों ने कर सॉल्व कर रहे हैं जो लोग।
आंसर इज 1110.53. ये आ रहा है किसी का? हाँ ठीक है, 1110.76 चलेगा। ठीक है, ध्यान रखो एंथैल्पी किलो जूल में है, बाकी सारी चीजें जूल में है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। या तो सबको यहाँ भी 2000 से डिवाइड करो, यहाँ भी 1000 से डिवाइड करो, और यहाँ पर आप एंथैल्पी को 1000 से मल्टीप्लाई करो, देन आंसर विल बी राइट, अदरवाइज डेविएशन आएगा। कितना ही आया? 1110। ओके। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? पूरा तो सॉल्व हो गया है, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। कुछ सॉल्यूशन में है नहीं, देखो मैंने पहले ही बोला था, ओपन फ्लो के ओपन सिस्टम के क्वेश्चंस में जब तक स्टेडी स्टेट की कंडीशन की बात कर रहे हैं तब तक कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके हाथ में आ जाना है। बस कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन गलत करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, जब वो माउस से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना तो और दिक्कत होगी, गेट वहां बैठ के सेंटर पे। ठीक है, तो एटलीस्ट माउस जब हाथ में है तो अगर आप क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहे हो तो समझ लो कि वो क्वेश्चन जब आप सिस्टम में बैठ के सिस्टम का कैलकुलेटर यूज करके कर रहे हो तो डेफिनेटली 5 से डबल 10 मिनट ही लगेंगे, उससे कम नहीं लगेंगे, क्योंकि एक एक डिजिट के लिए आपको एक एक बार माउस क्लिक करना है, कीबोर्ड यूज करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से कुछ हो तो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5.7 ट्राई करिए। A reciprocating air compressor takes in 2 meter cube per minute at 0.11 megapascal, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, which it delivers at 1.5 megapascal, 11 degree Celsius to an after cooler, where the air is cooled at constant pressure to 25 degree Celsius. Power absorbed by compressor is 4.15 kilowatt. Determine the heat transfer in compressor and cooler. ठीक है, आपके पास पहले एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर की इनलेट कंडीशन दे रखी है, आउटलेट कंडीशन दे रखी है, उस कंप्रेसर के आउटलेट के बाद एक आफ्टर कूलर लगा है। ठीक है, आफ्टर कूलर का मतलब है कि अगर ये मेरा कंप्रेसर, सॉरी, ये इनलेट हो गया, इसका आउटलेट है, इसके बाद एक आफ्टर कूलर लगा है, समझ लो एक तरीके से हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इस गैस जो भी एयर आ रही है आउटलेट से कंप्यूटर कंप्रेसर के, उसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है इसमें वर्क कितना दिया है, कंप्रेसर में ये दे रखा है क्वेश्चन में, आपको बताना है कि इससे हीट कितनी लॉस हुई कंप्रेसर से, और फिर आफ्टर कूलर में कितनी हीट ली। ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट करते हैं। हुआ क्या भाई, किसी से इतना टाइम कैसे लग रहा है?
हाँ, डेंसिटी, अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है ना, डेंसिटी 1.2 ले सकते हो बेटा, जैसे डेंसिटी पी अपॉन आर टी, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, आप डेंसिटी निकाल भी सकते हो। सॉल्व करते हैं। पॉइंट 11 मेगा पास्कल 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ, कितना हो रहा है? 0.17 किलो जूल पर सेकंड आ रहा है। मे भी आंसर गलत हो, कुछ जरूरी नहीं है कि इनका जो आंसर लिखा है वो सही हो, चांसेस हो सकते हैं कि गलत हो, लेकिन चेक कर लेते हैं अभी। पावर एब्जॉर्ब बाय 4.15 और 25 डिग्री सेल्सियस। 2.15 ठीक ठीक है। जब मैं बात करूंगा कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर के केस में देखिए, ना तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तब मैं क्या लेके चलूंगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, क्या इक्वेशन हो जाएगी, एम डॉट एच आई प्लस, सॉरी अब जो मैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हटा ही दे रहा हूँ तो टर्म लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इतना समझ सकते हो आप लोग। क्यू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट ई एच ई प्लस डब्ल्यू डॉट सी बी। ठीक है, इसको क्यू मुझे लेना है तो एम टर्म्स को उठा के ले गया, तो क्यू डॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, एम डॉट ई और एम डॉट
आई दोनों सेम होंगे, तो इसको लिख सकता हूँ एम डॉट एच ई माइनस एच आई डब्ल्यू डॉट सी बी। ठीक है, एम डॉट को आप रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट लिख सकते हो। एच आई क्योंकि एयर है, एयर वी कैन ट्रीट एज एन आइडियल गैस, तो वी कैन राइट सी पी टी ई माइनस टी आई प्लस डब्ल्यू डॉट सी बी। ठीक है, नाउ रो को सॉरी एयर के लिए डेंसिटी you can find out from the P over RT। ठीक है, Q डॉट क्या आएगा यहाँ से, रो डॉट CP हो गया आपका कितना 1.005 फॉर एयर, एग्जिट टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर, एग्जिट टेम्परेचर इज 111 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेगेटिव ये वर्क डन ऑन दिस सिस्टम है, तो 4.15 किलोवाट। ठीक है, और दूसरी चीज की तो Q की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, रो इंटू Q इज 2 मीटर क्यूब पर मिनट, सो डिवाइड बाई 60। नाउ Q डॉट विल बिकम, किसी का आया आंसर? मीन समथिंग अराउंड 1.622, मेरा जो आ रहा है वो लगभग इतना आ रहा है किलोवाट इन कंप्रेसर। ठीक है, तो आप रो की वैल्यू यहाँ से प्रेशर वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, एयर के लिए टेम्परेचर रखोगे 273 प्लस 20, यहाँ पे रो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास समथिंग 1.3 के अराउंड आ रही है। ठीक है, रो 1.3 आया है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो सब यही आना चाहिए, तुम्हारा चेंज क्यों आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? -0.163। ठीक है यार, उनके ठीक, थोड़ा बहुत 163 17 चलेगा। तुम्हारा कितना आ रहा है? तुमको तो नहीं आ रहा है। जब डेंसिटी सेम आ गई तो कैलकुलेशन में इसमें इतना चेंज कैसे आ जाएगा कि 0.22 पहुंच जाएगा? m is equal to 0.043, 1.3 हाँ 0.043 हुआ है m। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1.005 111 माइनस 20, ये तो है ना टेम्परेचर। हाँ, दिस इज कमिंग 3.96
-4.15 0.186 आ जा रहा है, 0.22 कहाँ आ रहा है? हाँ 3.9। अच्छा तुम 3.93 3.96 आ रहा है, 3.963। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लोगे ना, इसीलिए आ रहा होगा मुझे लग रहा है। देखो ये जो वैल्यू आ रही है ना, दिस इज कमिंग अराउंड 3 पॉइंट, मेरी वैल्यू जो आ रही है 3.963, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे ही आप डेंसिटी में भी 3 के आगे एक टर्म आ रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। जब मैंने लास्ट टाइम 3 के आगे आगे वाली डिजिट कंसिडर करी तब जाके आंसर ये आया था, ठीक है। अब मैं सिर्फ अगर 1.30 कंसिडर करके डेंसिटी ले रहा हूँ तब आंसर आ रहा है आपका समथिंग अराउंड 0.18, नेगेटिव के 0.18 करके, ठीक है। तो डिस्कार्ड मत करो यूनिट बेटा, जितना कोशिश हो सके यूनिट्स को डिस्कार्ड मत करो, ठीक है। 3.963 से आप माइनस करोगे 4.51, तो आपका 0.18 के अराउंड ही आएगा, 0.186, ठीक है। वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डेंसिटी में अप्रोक्सीमेशन 1.3 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको आफ्टर कूलर में निकालना है तो आफ्टर कूलर में क्या हो रहा है, सिर्फ मास इनलेट है, मास आउटलेट है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब Q0 हो जाएगा, सॉरी W0 हो जाएगा m डॉट एच आई प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m डॉट एच ई, दैट्स इट, ठीक है। m डॉट एच आई प्लस Q डॉट इज इक्वल टू m डॉट एच ई। तो यहाँ से Q डॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m डॉट एच ई माइनस एच आई, ठीक है। m डॉट आपने मान लो या वही रो इंटू क्यू और एच ई हो गया सी पी, टेम्परेचर क्या है 25, हाँ टी ई माइनस टी आई। यहाँ से रो सेम वही निकाल दो, 2/60 1.005, टी ई है आपका 25 और टी इन है 111, ठीक है। वैसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको। हाँ 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 हाँ, जी, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यू डॉट इन आफ्टर कूलर, देखो कैलकुलेशन में इतना ध्यान मत देना, बस कैलकुलेशन में ध्यान तभी देना है या तो आंसर हो जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या कहते हैं आंसर वैल्यू फीड करनी है, ठीक है। वो वाला आंसर हो तब आपको थोड़ा कैलकुलेशन में केयरफुल रहना है। 3.457 किलोवाट, ये क्या दिया बेटा नीतीश, ये कौन सा आंसर है 3.45, अच्छा सेकंड वाला, हाँ 3.76 के राउंड है यहाँ पे, तो 3.45 थोड़ा सा और डिफाइन करोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जब या तो आपको आंसर की वैल्यू फीड करनी है जहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, और दूसरी जगह कहाँ आपको ध्यान देना है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आपको देखना है बस कि ऑप्शन अगर वेरी क्लोज है एक दूसरे के तब आपको दिक्कत होनी चाहिए, अदरवाइज तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज आपको ध्यान ज्यादा नहीं देना, ठीक है। इजीली थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके भी चलोगे तब भी कोई आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए इतना रखते हैं, इवनिंग में हम सबसे पहले कुछ अनस्टडी, 2 मिनट को, हाँ सर, क्यों नहीं हो पाओगे ज्वाइन आप, नहीं आपको क्यों अस ज्वाइन करना होगा, आप उसी आईडी से ओपन कर रहे हैं तो रुकिए रुकिए मैं ओपन कर